हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है भारत का भूगोल। इस वीडियो में हम 1992 से लेकर 2022 में तक बीपीएससी में जो भी भारत का भूगोल सेक्शन से क्वेश्चन आए थे उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है, इसका एक्सटेंशन पूछ रहा है, लेकिन जितने भी यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं सब गलत है। इसका सीधा हम सोल्यूशन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। ठीक, ये हमारा एक्सटेंट हो गया। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भारत का क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। परंतु अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पे कितनी परसेंट जनसंख्या रहती है पूरे विश्व की। तो यहाँ पर लगभग देखिए एग्जैक्ट आंसर 17.5% है। पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास लैंड केवल 2.4% ही है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भी डेटा थोड़ा सा याद करना है। जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51 जनसंख्या निवास कर रही थी। अब ये 1994 का क्वेश्चन है, 1990 तक के आधार पर, लेकिन लेकिन अभी 17.5% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय प्रामाणिक समय आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्याह्न समय जो जीएमटी में कितना परसेंट मतलब कितना अंतर है टाइम का। तो हम लोग 5 घंटा कहना चाहिए, 5.5 घंटे अहेड प्लस में। ठीक है, हम 5.5 घंटे अहेड है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी जो कि हमारा क्या है 82.5 डिग्री है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ठीक है, यह देशांतर रेखा प्रयागराज मिर्जापुर से होकर निकलती है। भारतीय मानक समय आईएसटी ग्रीनविच माध्य समय जो है जीएमटी से 30 घंटा 30 मिनट मतलब प्लस 5 घंटे 30 मिनट आगे है। हम इनसे 5 घंटे 5.5 घंटे आगे। नेक्स्ट है, हुंड्रू जलप्रपात आपका कहाँ है, यह किस नदी पर है। ये सुवर्ण रेखा नदी पर। किस नदी पर है, सुवर्ण रेखा हुंडू। हुंड्रू हुंड्रू फॉल रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट मतलब 98 मीटर है। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में मैचिंग के रूप में ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। सबको पता है केटू है। ठीक है, अब यहाँ केटू तो दिख नहीं रहा, लेकिन केटू को ही गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन को ही केटू बोलते हैं और ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयां एवं संबंधित देश इस प्रकार हैं। सबसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जो कि है 8848.86 मीटर। कहाँ है, पूरा का पूरा नेपाल में। इसके बाद गॉडविन ऑस्टिन है जिसको हम केटू बोलते हैं, यह है 8611 मीटर जो कि भारत में है। इसके बाद आती है कंचनजंगा 8598 मीटर, ये भी भारत में है। फिर है मकालू 8463 मीटर, ये नेपाल में है। स्पष्ट है कि गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। देखिए 4300 मीटर से 6000 मीटर के पूर्व में आपको हिमालय में हिमरेखा मिलती है। ठीक है, हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा स्नो लाइन की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती हैं, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर तथा महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। ठीक है, तो हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, आपके 4300 से 6000 मीटर पूर्व में आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश है कौन सा? ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय की अरावली? इसका आंसर है शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनाएं घाटियां स्थित हैं। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक हमारा सेनोजोइक टाइम में डेवलप हुआ है। ठीक है, शिवालिक या वाह हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन पूर्ण प्लिस्टोसीन अर्थात सोनोजोइक युग में इसका डेवलपमेंट हुआ है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं आपके सोनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वतों का निर्माण सोनोजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपों पर्वतों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, छोटा नागपुर पठार क्या है? एक अग्र गंभीर है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र कोपों के रूप में पाई जाती है अतः यह अग्र गंभीर है। नेक्स्ट है भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जो हमारा मेघालय पठार है ना, ये दक्कन पठार का ही एक विस्तारित भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट, चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई, ये तो बकवास है। ठीक है, जो थोड़ा इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही मतलब आउटलायर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय महाद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है अतः कथन एक जो मैंने बताया वो सही है। ठीक है, कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति से हुई है। स्वेज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष यह अर्घ गर्त 4D पैदा हो गया। यह अर्घ गर्त एक विशाल भूसैनी की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियां द्वारा निरंतर लाए गए अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में ही विशाल मैदानों के निर्माण हुआ। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। ठीक है, जो हिमालय बना है ना, वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं दिया गया है, इसलिए चीनी जब वहां देखा तो मैंने पहले बोल दिया कि बकवास है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भुवन पहाड़ियां ये नहीं है, लेकिन गारो, खासी, जयंतिया ये तो हमारे सब मेघालय में पाई जाती हैं। भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स के भाग हैं। अब ये भी पता होना चाहिए कि भुवन पहाड़ियां कहाँ है। ये मिजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय पठार के भाग हैं। नेक्स्ट है इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो यह टाइटेनियम का खनिज है। ठीक है, इसमें और कुछ जानने लायक नहीं है। भारत की तट रेखा है लगभग कितनी है? अब देखिए इसमें सभी आंसर गलत दे रखे हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अतार्त द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट फिल इन द ब्लैंक्स कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोला जाता है इनको। क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोला जाता है।
पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सह पर्वतम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर इन्होंने दिया है इनमें से कोई नहीं। थोड़ा देख लेते हैं क्यों। दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला हमारा सिक्किम में है। एक बार मुझे जाने का मौका मिला, बहुत सुंदर है, आप जरूर जाना कभी समय मिले। हाँ, तो नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई 14,450 फीट है, जो कि लगभग 4,404 मीटर है। जोजिला की ऊंचाई 11,578 फीट है और रोहतांग दर्रे की ऊंचाई 13,044 फीट है, जो कि 3978 मीटर होगी। खैबर दर्रे की ऊंचाई आपकी 3510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा ग्यांगजी दीवान, जो कि 5890 मीटर है। चूंकि विकल्प में कोई भी चूंकि विकल्प में उपयुक्त में कोई भी नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा कि इसमें कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप कहाँ है भाई? ये दक्षिण पश्चिम भारत में है। ठीक, हमारा जो इंडिया का मैप है, लक्षद्वीप कहाँ है? यहाँ पर है। तो दक्षिण पश्चिम भारत में हमारा लक्षद्वीप है। ठीक, एक मिनट, कहाँ चले गए? हाँ, लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं, मतलब कोरल से बने हुए हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। बहुत बार पूछा जा चुका है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपों और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होता है। कावारत्ती क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कावारत्ती द्वीप पर ही स्थित है। नेक्स्ट है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? अभी ऊपर ही देख चुके हैं, प्रवाल, जो हमारा प्रवाल उत्पत्ति का है। ठीक है, कोरल से बना हुआ है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? अब मैंने कहा था, देखो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 36 द्वीप हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह कहाँ है? विदर्भ में हमारा महाराष्ट्र कहाँ है? ठीक है, बहुत सूखा पड़ता है, बहुत ही कठिन लाइफ है यहाँ पे। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इन ऑप्शंस की बात की जाए ना, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश सही है, लेकिन ओवरऑल देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आ चुकी है। ठीक है, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वनों के क्षेत्रफल की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर उड़ीसा में है और फिर महाराष्ट्र में। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से, मतलब टोटल जो हमारा स्टेट का एरिया है उसमें क्षेत्रफल के साथ सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो फिर वो मणिपुर इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर वो नहीं पूछा गया था। यहाँ पूछा गया था किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो ओवरऑल मध्य प्रदेश है। चूंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश ऑप्शन नहीं था, तो अरुणाचल प्रदेश उसके बाद नंबर 2 पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? कहाँ पर मिलता है? ये नीलगिरी पहाड़ी पे मिलता है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप की पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है नीलगिरी पहाड़ी की? वो है दोड्डा बेट्टा। ठीक है, दोड्डा बेट्टा। नेक्स्ट है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, कार्डमम या सेवराय। तो हमारी कार्डमम पहाड़ियां ये कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है।
नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीय घाट है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी या अन्नामलाई पर्वत चोटी है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम इलायची की पहाड़ियां हैं जो कन्याकुमारी के नजदीक स्थित है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन सा? देखिए आज की डेट में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान का, फिर है मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और फिर चौथे पे है यूपी। ठीक है, नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र और नंबर 4 यूपी। आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? अब जनसंख्या के हिसाब से तीसरा कौन सा है? अब बिहार का पेपर है तो बिहार का तो क्वेश्चन पूछेंगे ही, है ना। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 13वां स्थान हो गया है। तो अब आप ऐसे याद करो, जो बिहार है ये आपके कह लीजिए पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, और जो आपका एरिया है, एरिया के हिसाब से हम 13वें नंबर पर। ठीक है, बिहार पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरे नंबर पर है और एरिया के हिसाब से 13वें नंबर पर। ठीक है, लेकिन एक और बात और लिख दी इसने यहाँ पर, परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। तो भाई हमने जो यहाँ पे 13 बोला है, इसको आप 12 रट्टा मारो। ठीक है, एक तरीके से जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही थी, इसको हमें याद नहीं करना है। ठीक है, बिहार, फिर से कंफ्यूजन ना हो, बिहार पॉपुलेशन की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है और एरिया की दृष्टि से, क्योंकि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो गया है, तो फिर से 12वें नंबर पर ही है। ठीक है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, कंफ्यूजन ना रहे किसी भी तरीके का। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो भाई द्रविड़ कहाँ पाए जाते हैं? द्रविड़ भारत, दक्षिण भारत को ही बोलते हैं। ठीक, द्रविड़ियन प्रजाति, द्रविड़ियन रेस मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु प्रमुख हैं। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में बिखरे हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। तो देखिए हरियाणा राज्य ऐसा है जहां पे कोई ट्राइब नहीं, ठीक है, कोई जनजाति समूह नहीं है, तो यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हरियाणा में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हाँ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। आपके पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में कोई भी जनजातीय समूह नहीं है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति हमारी महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटका, त्रिपुरा, राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। ठीक है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ठीक है, भील गुजरात में, अभी हमने ऊपर ही देख लिया भाई, गुजरात सबसे पहले इसने लिखा है, गुजरात है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। कोटा तमिलनाडु में है, मुझे भी नहीं डाउट है भाई। और टोडा केरल में है। टोडा केरल में है, टोडा हमारी तमिलनाडु में होती है, वही मुझे लग रहा है। जो हमारी कोटा है तमिलनाडु में है, टोडा है तमिलनाडु में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। भेल आपकी गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और राजस्थान इत्यादि में पाई जाती है। अब ये देखिए ट्राइब्स वाला क्वेश्चन है, ट्राइब्स आपको याद करनी पड़ेगी, पूरी लिस्ट आपके लूसेंट में दे रखी, एक बार उसको किसी पेज पे लिख लीजिए और रट्टा मार लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ पर मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो यह देवप्रयाग में जुड़ते हैं। ठीक है, देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इस संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। भारत में
यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ठीक है, इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। भारत में यरलुंग जांगबो चियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो तथा बंगाल में जमुना कहलाती है। ठीक है, तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं और आपके बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। नेक्स्ट है तेल नदी। निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी आपकी महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसमें महानदी ऑप्शन नहीं दिया रखा तो सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियां कौन सी हैं? शिवनाथ, जोंक, हंसदो, ईब, मांड, ये सब हमारी क्या है? ये महानदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा तो गिरती है, ब्रह्मपुत्रा भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, महानदी भी, कृष्णा भी, कावेरी भी गिरती है। तो उसका तो आंसर हाँ ठीक है, इसका आंसर ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुल कुछ प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसमें इसका आंसर भी उपयुक्त में से कोई नहीं है शायद। उत्तर कोयली झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी पहली यमुना सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिण कोयली नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिण कोयल नदी उत्तरी कारो नदी, ठीक है, उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल KOEL नदी के रूप में प्रवाहित होती है जो उड़ीसा के राउरकेला के पास संघ नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बाराकर नदी दामोदर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजीराबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयली गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। इस तरह प्रश्न का उत्तर विकल्प ई है। ठीक है, नेक्स्ट है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह पटना में होता है। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, ये लास्ट ईयर BPSC 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर। कानपुर में तो गंगा है, उत्तरकाशी में गंगा नदी नहीं है। ठीक है, गंगा नदी के प्रधान शाखा भागीरथी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है, अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, ना कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। तो लेह में तो भाई बहुत कम पानी बरसता है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। नेक्स्ट है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है, जो अक्षांश तो सेम है अमृतसर का और शिमला का, लेकिन ऊंचाई डिफरेंस है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर हमारा कम होता चला जाता है। अमृतसर शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 175 से 200 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में क्या होता है? गिरावट आती है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होते मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या संवहनिक वर्षा से। तो सबको पता है भाई दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत को सबसे ज्यादा लगभग 75% वर्षा का पानी मिलता है। ठीक है, क्या दिखा है? मौसम विभाग के अनुसार
दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% हिस्सा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है टू मिट्टी लोम। मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बाड़ू कण, चिकना कण, पांसु कण या सभी प्रकार के कण? तो इसमें सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। सामान्यतः दोमट मिट्टी लोम सॉयल में 40% बालू के कण, 40% मृतिका क्ले के कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। अतः विकल्प डी का सही जो इसका आंसर सही हो जाएगा। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी, पांसु मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोम मिट्टी? तो चिकनी मिट्टी में पानी ज्यादा रुकता है। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी में जल धारण, ठीक है ना, जल धारण की जो क्षमता होती है सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% से 50% तक मृतिका व बालू की कुल मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है जिससे जल क्रांति हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर? तो त्रिवेणी नहर से हमारे जो बिहार है उसमें सिंचाई होती है। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्रों में सिंचाई होती है। यह गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज बिल्कुल सही है। सिंचाई की उपलब्धता कराएंगे, ये भी सही है। ग्रामीण विद्युतीकरण, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये भी सही है। तो एक तरीके से सभी सही हो जाएंगे। ठीक, तो सभी चारों के चारों ये हमारी हरित क्रांति के घटक थे। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना, हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः हरित क्रांति में उपयुक्त चारों घटक सम्मिलित हैं, समाहित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज हो गया आपका, कीटनाशकों का प्रयोग है, उर्वरकों का प्रयोग है। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो ज्यादातर सभी के सभी सही है मेरे ख्याल से। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है आपका। भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। क्वेश्चन नंबर 45, इंद्रधनुषी कृषि का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से? तो ये सभी सही है। ठीक है, वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा करी। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषी कृषि की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया है, जैसे हरित, श्वेत, पीली, नीली, लाल, सुनहरी, भूरी, रजत क्रांति और खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट है काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति आपके कच्चे तेल उत्पादन से संबंधित है। ठीक, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, इसमें और भी दे रखा है। जैसे गुलाबी क्रांति है, ये प्याज उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। हरित क्रांति ये खाद्यान्न उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस और टमाटर के लिए बोला जाता है। पीली क्रांति हमारे तिलहन ऑयल वाले जितने भी हैं क्रॉप्स उनके लिए है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे ज्यादा गेहूं को प्रोडक्शन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन है नहीं है, इसमें बिहार दे रखा है, कोई बात नहीं, बिहार एवं उत्तर प्रदेश भी इसका आंसर चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेटा दे रखा है लेटेस्ट, इसको एक बार देख लो। वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 8 राज्यों का क्रम इस प्रकार है। सबसे ज्यादा होता है यूपी में, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे बोला जाता है? यूपी को बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूपी में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, केसर केवल हमारे जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हमारा केसर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है इंडिया में। भारत में केसर, जिसको सैफरन बोलते हैं, उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। यहाँ प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, सबको पता है। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। भाई जूट तो कॉमर्शियल क्रॉप है, मूंगफली भी कॉमर्शियल क्रॉप है, गन्ना भी कॉमर्शियल क्रॉप है, लेकिन ज्वार हमारी बेसिक चीज है, तो ये कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है। ठीक है, ज्वार नकदी फसल नहीं है। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया करता है। खाद्यान्न फसलें या खाद्य फसलें जैसे चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, दलहन, ये सब हमारी खाद्यान्न में आ गई। दूसरे हैं गैर खाद्यान्न फसलें, जिनको नकदी फसलें बोलते हैं। तिलहन हो गया, मूंगफली हो गया, रैपसीड हो गया, सरसों हो गए। फिर है रेशेदार, जो आपके कपास, जूट, मेस्ता, बागवानी फसलें, चाय, रबड़, कॉफी और अन्य जैसे गन्ना, तंबाकू, आलू, ये सब हमारी क्या है, ये कॉमर्शियल क्रॉप हो गई। नेक्स्ट है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सबसे ज्यादा लौह अयस्क संपन्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? आपके हेमेटाइट का खनन होता है। ठीक है, बैलाडिला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। बैलाडिला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में होती है। नेक्स्ट है, झारखंड में कोयले की खानें स्थित है। कहाँ पर? झरिया, सबको पता है झारखंड में झरिया जगह पर कोयले की खानें स्थित है। ठीक है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? आपके झारखंड में होता है। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में हो रहा है। यह दहन झरिया कोलफील्ड क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, ये लास्ट के 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है क्या? थोरियम, रेशम, सोना, कोयला, सबको पता है कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। और ये पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें इनका आंसर इन्होंने बी दे रखा है। बी के हिसाब से सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। जो हमारा निम्न कोटि का कोयला होता है और कोयला संचलन में बाधा हो रही है। ठीक है, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी है, कोकिंग कोयला के आयात बहुत करते हैं, उस पर निर्भरता बहुत है, और कार संचालन कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स हैं हमारे कोयला उद्योग की। ठीक है, भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें से प्रमुख है निम्न कोटि का कोयला, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा, कार संचालन कीमतें आदि, ये सब प्रॉब्लम्स हैं हमारे कोयला उद्योग की। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? सबसे पुराना डिगबोई में, डिगबोई आसाम में। ठीक है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई आसाम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो 1970-1980 के दौरान ऊर्जा संकट सबसे पहले भारत में पाया गया है। भारत में सर्वप्रथम भयावह ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ, जब तेल निर्यातक देशों ओपीईसी ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, कितनी थी? 243 किलोग्राम तेल के बराबर। ठीक है, अब 2011 का डेटा है, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर भी कर सकते हो, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तेलंगाना है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है। तो स्टैम कर्नाटका। ठीक, इस टाइम कर्नाटका सबसे ज़्यादा संस्थापित क्षमता है सोलर उसकी, तो इसका आंसर कर्नाटका हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में
राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली की विक्रय। सही है, जितना प्रोडक्शन करने में पैसा लगता है उससे सस्ते में हम बेच रहे हैं तो भाई लॉस में ही जाएगी कंपनी। प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन में काफ़ी लॉसेस होते हैं। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी, कोई स्वायत्ता ही नहीं है, वित्तीय स्वायत्ता ही नहीं है उनके पास। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। ये भी सही है स्टेटमेंट, तो सभी सही हो गए मेरे ख्याल से, हाँ सभी सही है इसका। तो ये सब प्रॉब्लम्स है हमारे जितने भी विद्युत बोर्ड हैं उनकी, ठीक है, इसमें अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? ये पटना पे है, दरभंगा, धनबाद है, टाटा नगर है, तो टिस्को टाटा नगर में है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, अब टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए, सीमेंट के लिए, चमड़ा के लिए या जूट के लिए? तो सबको पता है बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि वो सब भी है, लेकिन हमारा आंसर सीमेंट है। सीमेंट के लिए मेन फेमस है। निम्नलिखित स्थानों पे कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तारापुर, टीटागढ़, रांची, खेतड़ी। तो खेतड़ी में हमारा क्या है? तांबा उद्योग है। खेतड़ी कहाँ? राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ कागज उद्योग तथा रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2018-19 में तांबे का उत्पादन के मामले में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश था, नंबर 2 पे राजस्थान था, नंबर 3 पे झारखंड था। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों को, कौन कौन? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्गों से, राजकीय मार्ग से, जिला मार्ग से, ग्रामीण सड़कों से। तो लगभग 40% मार्ग कितना है? हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है। नेक्स्ट है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल ये हमारी अटल टनल को पार करती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तक तय करती है? तो ये बहुत गंदा क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सारे फैक्ट बदल चुके होंगे इसके। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक सेवा ने द्रुत डाक सेविका आरंभ किया था। कब से किया था? 1986 में किया था। ये भी बड़ा गंदा क्वेश्चन है, इतना डेटा कौन याद करता है। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई थी। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष में हुआ था? तो इसमें कहा गया कि भारत 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। इसने 1851 दे रखा था, इस हिसाब से आंसर 1850 हो जाएगा, ठीक है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष में हुआ था? 1850 में हुआ था। नेक्स्ट है, पाट अंचल, पाट रीजन अवस्थित है, ये कहाँ पर है? ये झारखंड में है। पाट अंचल, पाट रीजन छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? झुमरी तलैया हमारे झारखंड में है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम लगाइए। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसमें तो बिहार सबसे बड़ा हो, सॉरी मध्य प्रदेश सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आया है, फिर बिहार, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर है आंध्र प्रदेश और फिर है बिहार। नेक्स्ट,
भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर या बाड़मेर? तो कच्छ, क्षेत्रफल के हिसाब से कच्छ सबसे बड़ा है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं लेह भी बहुत बड़ा है, 45,100 वर्ग किलोमीटर का है। कच्छ गुजरात का ये 45,674, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा है। नेक्स्ट है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मतलब इसको घिरा हुआ है असम? तो असम हमारा 7 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है। वो कौन से 7 राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। नेक्स्ट है गद्दी। अभी तो हमने पहले भी देखा गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बोडो निवासी इनहेबिटेंट्स हैं। बोडो कहाँ पाए जाते हैं? ये गारो पहाड़ियों में पाए जाते हैं बोडो। फिर है गारो जनजाति है। कहाँ की जनजाति? सबको पता है गारो कहाँ, गारो खासी जयंतिया मेघालय। गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारी गारो है वो मेघालय, असम और मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। इसलिए इसका कोई आंसर नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 97 98 का है। नेक्स्ट है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी है? लगभग 6000 मीटर तक होती है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे बड़ी वाह नदी है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर की है। फिर गोदावरी है 1465, फिर नर्मदा है 1312 और महानदी है 851। नेक्स्ट है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर सबसे बड़ा शहर। नेक्स्ट है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है आपकी ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर से निकलती है, सतलज भी मानसरोवर से निकलती है और सिंधु भी। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, फिर है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस आपकी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। ठीक है, मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो ये तो गलत है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है, देखिए डेप्थ बढ़ती जा रही है यहाँ पर। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं जो हिमालय ग्लेशियर से जल प्राप्त करती हैं। ठीक है, जो जितने हिमालय की नदियां हैं उनमें 12 महीनों पानी आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स है, पिघलते रहते हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, ठीक है, साउथ में आप कह लो पेनिनसुला में जो हमारी नदियां हैं उसमें पानी वो वर्षा पर निर्भर करता है। ठीक है, पानी बरसा तो अच्छा है, नहीं है तो बड़ी दिक्कत है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है। हिमालय नदी युवा नदी की उदाहरण है तथा ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण आपका डिस्ट्रक्शन कर सकती है। डिस्ट्रक्शन नहीं बोलना चाहिए, तोड़-फोड़ करती है, क्षरण करती है। ठीक है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी फॉल्ट थ्रो से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नर्मदा नदी बिंद एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिम की ओर वेस्ट वर्ड प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो हमारी नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, बिल्कुल सही है। ताप्ती, ताप्ती भी बहती है, राप्ती नहीं बहती है। ठीक है, भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 नदियां हैं। एक तो नर्मदा है, एक ताप्ती है, एक साबरमती है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है। नेक्स्ट है कावेरी नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी हमारे कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहाँ से? सोन और नर्मदा नदी का उद्गम तो अमरकंटक से है, जबकि महानदी का धमतरी की सिहावा पहाड़ी से है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ गलत था। तो सोन और नर्मदा नदी हमारी अमरकंटक से निकलती है और महानदी हमारी धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये हमारे छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी, दामोदर रिवर छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है?
ताप्ती, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। तो इसका सही आंसर है लूनी। ये जाके आपके क्या बोलना चाहिए, मिल नहीं पाती है समुद्र से। ठीक है। लोनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 511 किलोमीटर तक प्रभावित होने के पश्चात यह कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। से सभी जो नदियां ऊपर दे रखी हैं, नर्मदा और कृष्णा, ताप्ती, ये समुद्र से मिल पाती हैं। निम्न नदियों में से किसमें सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मतलब मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया जाता है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। कोसी नदी को इसीलिए बिहार की सौरो बोला जाता है क्योंकि ये अपना जो कोर्स है, अपना पथ है, बहुत तेज तेज बदलती है। कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है, अतः यह कहा जा सकता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? ये सब हमारी छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदी हमारी छोटापुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार, ठीक। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ठीक है, मतलब कि स्थल बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं, समुद्र ठंडा है, तो फिर वो मानसून हमारा क्रिएट होता है। बहुत सारी इसकी थ्योरीज हैं, आप एनसीईआरटी में एक बार पढ़ लीजिएगा। आम्र वर्षा या मैंगो सावर, ये क्या होता है? आम की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल, तो ये सब गलत है। कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल माह में तड़ित झंझावट के साथ होने वाली वर्षा की चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम वर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली तड़ित झांझवत के साथ वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है 1999 का, और इसको आगे जो भी था मैंने बता दिया कि जो मई महीने में जो वर्षा होती है, कहाँ? कर्नाटक और केरल में, उसको आम्र वर्षा बोलते हैं, मैंगो सार बोलते हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? तो ये तमिलनाडु में मिलती है। चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय राज्य में अवस्थित है। फिर है प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश। बाढ़ कहाँ होती है? भूकंप कहाँ आता है? सूखा, चक्रवात। ठीक है, इसकी मैचिंग हम सीधा देख लेते हैं। इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी हमारा एकत्री। बाढ़ हमारे उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी प्रदेशों में आता है। ठीक है, भूकंप हमारा हिमालय और गिरिपात क्षेत्र में, हिमालय में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं हमारे। ठीक है, सूखा हमारा मध्य पूर्वी भाग भारत में सूखा होता है, और चक्रवात हमारे झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा, उड़ीसा तो बड़ा फेमस है चक्रवात के लिए, बहुत भयंकर, एक बार 1999 के आसपास आया था यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी मैचिंग हो गई। नेक्स्ट है करेवास मृतिका, जो जाफरान मतलब केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये हमारे कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। रेगड़ या जिसको रेगुर बोलते हैं, किसका नाम है? ये हमारा काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉयल जिसको रेगूर या रेगड़ भी या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरणोज्यम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, रेगुर किसको बोला जाता है? काली मिट्टी को बोला जाता है। रेगुर मिट्टी, रेगड़ या रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है रेगुर नाम, देखो कितनी बार पूछा है, काली मिट्टी को रेगुर बोलते हैं, इसने 3 से 4 बार पूछ लिए हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई के द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन के द्वारा, वनारोपण करो, आपका मृदा अपरदन रुक जाएगा। बिल्कुल सही है इसका आंसर ये। गंगा के मैदान को एक फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में वर्णित किया गया है। पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन या फिर कास्ट प्लेन। तो ये जियोसिंक्लाइन है। ठीक है, गंगा का मैदान आपका क्या है? जियोसिंक्लाइन है। अब ये देखिए 2022 का क्वेश्चन है, टेक्निकल और बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन है। ठीक है, और अब एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। जो नहीं पढ़ना चाह रहा मत पढ़े, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना डेप्थ पे क्वेश्चन आपको लूसेंट में नहीं मिलने वाला, ये आपको बुक्स से ही मिलेगा।
या तो माजिद हुसैन पढ़ो या फिर आप अपनी कोचिंग के मटेरियल पढ़ो, नहीं है तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। गंगा के मैदान को एक जियो सिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? इसको बांगर बोलते हैं। ठीक है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला रक्ताभ भूरा मतलब पेल रेडिश ब्राउन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी हमें एलुविलियम जो सॉयल है ये हमारी पूरी इसकी एलुविलियल ये हमारी पूरी किससे आती है? ये नदियों से बहा के लेके आती है। ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? देखिए लेटेस्ट डेटा आ चुका है 2021 की, है ना, लेटेस्ट डेटा आ चुका है 2021 की ISFR रिपोर्ट जो आई है, इसमें वनावरण 21.71% है, वन एवं वृक्षावरण 24.62% है, और बिहार में कितना है? मात्र 7.84। ठीक है, ये फैक्ट इतना याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है इससे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? केवल वन का पूछा था, तो इसका आंसर आज की डेट के हिसाब से 21.71% हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो ये उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है कि छत्तीसगढ़ में है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिए गए विकल्पों में पतझड़ डेसिडुअस वनों की सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश तथा उसके पश्चात छत्तीसगढ़ में है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मिजोरम में कि नागालैंड में? तो सबसे ज्यादा मैंने पहले भी इसको इसी वीडियो में कहीं डिस्कस करा है कि मिजोरम में प्रतिशत के हिसाब से, मान लीजिए मिजोरम का जो परसेंटेज आपका जो एरिया है वो 100 यूनिट है, 100 यूनिट में इनके पास कितना? 85%, मतलब 85% जो इनका एरिया है मिजोरम का वो केवल वन है। इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है ये तो। ISFR 2021 के अनुसार भारत के सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश है। एरिया के हिसाब से बात की जाए, सबसे ज्यादा एरिया मध्य प्रदेश में है आपके वन क्षेत्र का। ठीक है, प्रथम स्थान है, जबकि विकल्प राज्यों में मिजोरम, जहां पे सर्वाधिक प्रतिशतता की बात की जाए ना, परसेंटेज 100 यूनिट हमारा एरिया है, उसमें 85 यूनिट हमारा क्या हो गया? वहां पे वन है। तो कितना अच्छा है, सर्वाधिक प्रतिशतता वाला मिजोरम है और सर्वाधिक एरिया वाला मध्य प्रदेश है। बस इतना सिंपल से याद कर लीजिए। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? कर्नाटका में है कि तमिलनाडु में है कि महाराष्ट्र में कि मध्य प्रदेश में है? अभी तो महाराष्ट्र, इनके हिसाब से इनका आंसर महाराष्ट्र। दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन्यजीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र की है 48, जबकि संघ राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 96 है। ठीक है, आपका यूटी अंडमान और निकोबार में आपकी 96 है वन्यजीव अभ्यारण्य, और महाराष्ट्र में 48 है स्टेट्स में। समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितनी है? तो स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018 के अनुसार भारत में लगभग 12,852 इतने हमारे से 13,535 के मध्य 13,535 के मध्य तेंदुए लियोपार्ड होने का अनुमान है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं राजू आ जाओ छोटू आ जाओ उनको एक एक गिन पाएंगे। बस इनके जो फुटप्रिंट होते हैं और ड्रोन वगैरह से होते हैं, जो कैमरे वगैरह छुपा छुपा के लगाए जाते हैं, उनसे के बस गिना जाता है। ठीक है, मेन फुटप्रिंट ही होता है इनका। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। अब ये देखिए 1991 से लेकर 2001 की बात कर रहा है, बहुत पुराना डेटा है, 2005 का क्वेश्चन है। अब बस कुछ मत करो, सेंसस 2011 का डेटा याद कर लो, बाकी पुराना छोड़ो। ठीक है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। 2011 की, हाँ 2011 का हम क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 31% था। 31% लोग अब नगरों में रहते हैं।
वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो हमारी गंडक नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर नहर में किस नदी से पानी आता है? इसमें गंडक नदी से पानी आता है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? हरियाणा और पंजाब राजस्थान की। हरियाणा पंजाब राजस्थान की भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ये कावेरी नदी पे हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। नेक्स्ट है पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो यह कृष्णा और गोदावरी से रिलेटेड है। पट्टी सीमा परियोजना, तो ये 2022 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स भी पूछ लिया इन लोगों ने। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण इंटरलिंकिंग से जुड़ी है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। हीराकुंड बांध डैम तैयार किया गया है किस महानदी पर? हीराकुंड डैम किसमें है? सॉरी, महानदी पर है। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर है? ये सब आपके बराकर, ठीक है, बराकर नदी पर हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? चिल्का, सांबर, वूलर, लोकताल या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दिए गए विकल्पों में वूलर, जम्मू कश्मीर और लोकटक ये दोनों ही मीठे पानी की हैं, वही मुझे भी लग रहा था। और चिल्का जो है ये, और ये खारे पानी की है सांबर, जो कि राजस्थान में, ये सब खारे पानी की झील है। भारत में कौन सा कृषि वित्त एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं है? सहकारी समितियां हैं, व्यापारिक बैंक ये भी हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, इनसे भी हमको एग्रीकल्चर फाइनेंस मिलता है। इनमें से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत में कृषि वित्त मतलब एग्रीकल्चर फाइनेंस के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं। सबसे ज्यादा पैसा वाणिज्यिक बैंक से, फिर सहकारी, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। कृषि में युग्म पैदावार का आशय फिल इन द ब्लैंक्स को उगाने से है। मतलब क्या होता है कि विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाना। ठीक है, कृषि में युग्म पैदावार जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डबल क्रॉपिंग से आशय है कि विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाना। एक ही साथ एक भूमि पर दो या अधिक फसल उगाने को मिश्रित खेती कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। तो ये तो मुझे इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। चलिए ठीक है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले, है ना, क्षेत्रों में पानी बीज उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। तो ये सही है कि भाई जो जहां ऑलरेडी हो चुका है वहीं पे क्यों करते रहे, भाई एक्सपेंशन भी तो करना है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि जहां लाभ नहीं मिला है पहली बार से, हर पहली वाली जो हरित क्रांति से, तो वहां भी हमको पानी, बिजली, उर्वरक वगैरह दे के उसको भी इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। अच्छा, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। ये बिल्कुल सही, ये गलत। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2 और 4। 2 और 4 नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है। गन्ना नकदी फसल है, कपास ये भी है, जूट ये भी है, गेहूं ये तो भाई खा रहे हो भाई, ये क्रैश आपकी कैश क्रॉप नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में। तो सबसे ज्यादा गेहूं के उत्पादन में ही हमको, देखो जो हरित क्रांति हुई है ना, उसमें सबसे ज्यादा गेहूं में ही इम्प्रूवमेंट आया है। मतलब कि जो प्रोडक्शन हो रहा था हमारा 1 यूनिट, वो 4 यूनिट में के आसपास पहुंच गया। ठीक है, और चावल में कहीं मैंने पढ़ा था केवल 2 गुना के आसपास ही हो पाया था, चावल में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया। लेकिन गेहूं के प्रोडक्शन में तो भाई साहब गजब प्रोडक्शन बढ़ा, 4 गुना बढ़ गया था। प्रमुख खाद्य फसल है कौन सा? गेहूं, चावल, मकई, दलहन। तो भारत की बात की जाए तो चावल एक आपकी मेजर क्रॉप है।
ठीक है। प्रमुख खाद्य फसल है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो ये कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा वाला हिस्सा है, ये चावल का कटोरा कहलाता है। ठीक है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, एरिया की बात की जाए भारत में। ठीक है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? अभी फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मूंगफली। ना 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 ना, इसका भी आंसर चावल ही होगा। कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? इसका आंसर भी चावल ही होगा। ठीक है। वो गलत दे रहा है, ये आंसर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मूंगफली थोड़ा है, सबसे ज्यादा चावल का। इसका आंसर सी। ठीक है। यहाँ वो ऊपर लिख तो दिया उसने, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के 45.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल और 31.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रमुख खाद्य फसल चावल। ठीक है। जब भी बात क्षेत्र की होगी तो चावल सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है एरिया के हिसाब से। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है? कपास सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के अग्रणी कपास उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर तेलंगाना। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा देखो यूपी में होता है। ठीक है। महाराष्ट्र वाला ऑप्शन काट दो, महाराष्ट्र वाला ऑप्शन काट दो। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। अब देखो फंसने वाला चीज है, आंध्र प्रदेश ज्यादा होता है कि तमिलनाडु में ज्यादा होता है? तो तमिलनाडु में ज्यादा होता है, इसका आंसर है सी। ठीक है। गन्ने का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यूपी में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में, फिर गुजरात में, फिर तमिलनाडु में। ठीक है। अब फिर तो इसका ये भी आंसर गलत हो गया जो इसने दे रखा है। अब ये बहुत देखो 2000 का क्वेश्चन है, इसलिए जो डेटा वाले क्वेश्चन है आप जो लेटेस्ट है बस उसको ही कंसीडर करो, इसके ऑप्शन छोड़ दो, आप बस ये रट्टा मारो। बस ये रट्टा मारो कि 2020-21 की जो गन्ना उत्पादन की बात की गई उसमें नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश था, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे कर्नाटक है, नंबर 4 पे गुजरात है, नंबर 5 पे तमिलनाडु है। 2-3 बार याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मोटे अनाज बोला जाता है वैसे। ठीक है। गन्ना है, जूट है, गेहूं है, मूंगफली है। तो मूंगफली एक तरीके से सूखी शुष्क भूमि के लिए ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक प्रोड्यूसर कौन है? सबसे ज्यादा रबर कहाँ है? केरल में प्रोड्यूस होती है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादक में, फिर से वही आ गया, केरल सबसे बड़ा हमारा उत्पादक है रबर का। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसमें? चावल में, चाय में, तिलहन में, दाल में। तो इसका कहना है कि ये बहुत 1994 का क्वेश्चन है, इसलिए इसको इग्नोर करो क्योंकि ये डेटा बहुत कुछ बदल चुका है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। तो गिरनार पहाड़ियों में चाय के बागान नहीं है। दार्जिलिंग तो भाई वर्ल्ड फेमस है, कानन देवन भी वर्ल्ड फेमस है, नीलगिरी भी वर्ल्ड फेमस है। ठीक है। ये सब इसके आंसर है जहां पे हमारा चाय के आपके बागान हैं। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बोदनगिरी या पुलनेज। तो पुलनेज कर्नाटक में नहीं है। पुलनेज कहाँ है? भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागु, कुर्ग और हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं नेली नेलियम पेथिस क्षेत्र एवं तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवराय, सलेम, अन्नामलाई आदि कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। बाबा बूदन कर्नाटक में है जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफी के पौधे रोपित किए गए थे। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसमें? चाय में, अनाज में, पेट्रोलियम में कि पेट्रो रसायन में। तो चाय में हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और हम बाहर भी बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य, पटसन सबसे ज़्यादा हमारा पश्चिम बंगाल में। जूट, पटसन जूट। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो नंबर 1 पे तो हमने देख लिया पश्चिम बंगाल है, और दूसरे दूसरे नंबर पे बिहार। ठीक है। द्वितीय स्थान है बिहार का जूट के उत्पादन में। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, कैलामाइन,
कैल्साइट और गैलेना, तो बॉक्साइट सबसे बड़ा, सबसे मेजर अयस्क है हमारा किसका, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कहाँ, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पंजाब में लौह अयस्क कहाँ नहीं पाया जाता है, पंजाब में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, तो इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान और कर्नाटक। राजस्थान और कर्नाटक, राजस्थान तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, बहुत पुराना डेटा है, इसलिए लेटेस्ट डेटा बस आप इसको याद करो कि चांदी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, फिर कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। चादरी अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क। इसमें से मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी चीज में हम माइका में जरूर है सबसे बड़ा, लेकिन वर्ष 2019 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील, तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है, तो किसी में भी नहीं है नंबर 1 पे। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, तो झारखंड में सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन होता है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है। तो देखा जाए, खनिज की बात की जाए तो छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ पे हमारे ज़्यादातर खनिज निकलते हैं, स्पेशली छत्तीसगढ़ और झारखंड में। ठीक है, तो उस हिसाब से अब इसका आंसर उन्होंने बिहार दिया, क्योंकि 1994 का क्वेश्चन था। वो अब बहुत ही अजीब व गरीब लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, आज की डेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम, सबसे ज्यादा कोयला छत्तीसगढ़ में प्रोड्यूस होता है। 2019 का डेटा याद करो, ये 1999 का है, मत याद करो इसको, बिल्कुल भी मत याद करो, लेटेस्ट डेटा याद करो। मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इसी को अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने आर्थिकी वाली मैगजीन पढ़ाई है, आपको जितना भी डेटा चाहिए याद करना है आप वहां से जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत ही, और उसकी पीडीएफ जो है वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जीएस भाई अभिषेक में, उसमें भी आपको मिल जाएगा। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। फिर है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, तो ये लौह अयस्क खनन के लिए फेमस है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो पिच ब्लेंड से। रेडियम रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है, इसका प्रतीक आर है, इसे यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहला पन बिजली हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था शिव समुद्रम में। ठीक है, शिव समुद्रम में पहला हाइड्रो पावर स्टेशन लगाया गया था। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, ये बात तो सही है बिल्कुल। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। अब ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, अब हमारा बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, 2019-20 की बात की जाए, 2005 के क्वेश्चन है ये, 19-20 की बात की जाए तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान लगभग 9.99%, आप मान के चलो 10% के आसपास हो चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। वो पूछ रहा था गलत कौन सा है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी स्थिति का प्रमुख कारण क्या है। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलन न तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा होना। इसके लिए जो आपका संयंत्र हैं, लौह इस्पात संयंत्र, वो पश्चिमी तट पे होकर आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, 1992-93 में आया था, इसके तो ऑप्शन छोड़ ही दो, आप लेटेस्ट डेटा याद करो। वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी हो चुकी है,
आपकी 1,40,995 किलोमीटर आपका हो चुका है। ठीक, और 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हो चुके हैं। ठीक है, तो 600 के आसपास राजमार्ग हो चुके हैं और 1,40,995 किलोमीटर का जो सड़क है वो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग में ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। ठीक है, सर्वप्रथम रेल 1853 में बनकर तैयार हुआ था। तब इसको बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी, सबको पता है, 16 अप्रैल 1853 को। इसमें और भी दे रखा है, यह ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर 21 मील की दूरी तय करके ठाणे स्टेशन वापस लौट आई थी। ठीक है, वो ठाणे स्टेशन पहुंची थी, सॉरी। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये तो रेलवे टाइप क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने। तो इसकी जो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो 5.5 फीट होती है। ठीक है, मीटर गेज में 1 मीटर की दूरी होती है। चौड़ी या बड़ी लाइन जिसको बोलते हैं उसमें 5.5 फीट की होती है आपकी डिस्टेंस, है ना। और मीटर में बात की जाए तो 1.676 मीटर होती है। छोटी लाइन में आपका 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर आपकी दूरी होती है। मार्गवाओ पत्तन कहाँ है? गोवा में है। ठीक है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? अभी ये तो बहुत पुराना डेटा लग रहा है मुझे। ये कहाँ पर है? 13वां कौन सा था? भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया था। ठीक है, यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट बाधावन में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? बाधावन में, और उसके लिए इतना पैसा दिया गया है। ठीक है, तो कहाँ? महाराष्ट्र में 13वां आपका बंदरगाह बनाया जाएगा। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी आपकी गुड़गांव में है। ठीक है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? इसका नाम है भारती। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री पहला था हमारा, दक्षिण गंगोत्री के बाद दूसरा मैत्री था और तीसरा हमारा भारती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, या इनमें से कोई नहीं? तो इनका कहना है कि कैम्बे की खाड़ी में आपकी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ नहीं पाई जाती, लेकिन मन्नार की खाड़ी लक्षद्वीप तो देखो बना ही है कोरल्स का, अभी हमने इसी वीडियो में कहीं पढ़ा है। और कच्छ की खाड़ी में भी आपकी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अनुसार भारत के प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र कौन से हैं? कच्छ की खाड़ी है, बलवन क्षेत्र है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, मन्नार की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इन सब जगहों पर हमारी प्रवाल भित्ति पाई जाती है भारत में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूंगा। आशा करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, चीज़ें याद कर लीजिए और लूसेंट उठाइए और जो टेबल्स बनी हुई है उसमें उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी भी काफ़ी समय है एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।